सो हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियोस में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, बट रिमेंबर वो न्यूमेरिकल सिर्फ पॉइंट चार्ज से रिलेटेड थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर बॉडी पॉइंट चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो व्हाइट बोर्ड पर करते हैं कुछ, कई बार थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, एक बार ट्राई करके ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस, ये बेकार है, बैकग्राउंड चेंज करते हैं और इसको, ठीक है अब सही है। ठीक है, तो अगर मान लो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अभी मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है देयर इज अ मल्टीपल चार्जेस ऑन अ बॉडी, ठीक है, एंड विच यू कांट बी काउंट। ठीक है, जो जिन चार्जेस की वैल्यू आप काउंट नहीं कर सकते। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमने क्या किया, देखो अब तक हमने एक चीज ये कैलकुलेट करी थी, ये हमारे पास Q1 पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है। इन चार चार चार्जेस है, मान लो 10 चार्ज हो, 100 चार्ज हो, उन 100 चार्जेस की वजह से इस Q1 पर हमने फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाली कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो इसको आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल के इसको बोलोगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है उन चार्जेस को आप काउंट कर सकते हो, बट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है दे आर नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो अगर मैंने किसी बॉडी पर बोल दिया कि देयर आर मल्टीपल चार्जेस, है ना, मैंने बोल दिया कि मान लो किसी बॉडी पर चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बहुत सारे चार्जेस हैं, एक्सटेंडेड बॉडी है ये, पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज तो आप काउंट कर सकते हो, पर मान लो अब किसी बॉडी पर चार्जेस हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म आ जाएगा तो उसका मतलब अलग होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब आप सिंपल ये समझिए कि उन चार्जेस को आप काउंट नहीं कर सकते। तो पॉइंट चार्जेस को आप काउंट कर सकते हो तो उसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर नॉन काउंटेबल चार्जेस हैं तो उनको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि भाई चार्ज जो है वो हम बोल रहे हैं किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो बॉडी जो है आपकी 1D बॉडी भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। तो बात करते हैं कि सपोज, सबसे पहले हम एक जनरल मेथड बताते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर हमें किसी भी बॉडी की वजह से, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या उसको हम जैसे हम पॉइंट चार्ज की वजह से कर रहे थे वैसे नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं कि वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये जनरल एक मेथड बता रहा हूँ। ये कोई भी बॉडी है मान लो, ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी होती है। तो अब मान लो मैंने कोई एक पॉइंट मास ले लिया ये, अच्छा, और यहाँ पर है पॉइंट पी। ठीक है, अब अगेन इस स्मॉल पॉइंट की बॉडी से, इस स्मॉल पॉइंट की बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हो तो वो किधर आएगा बताओ, वो इस तरफ है। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लो वो एक हम दूसरा जो पॉइंट मास है वो यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ पर आएगा। कोई तीसरा यूज कर रहे हैं हम, तीसरा अगर हम पॉइंट चार्ज यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगा। तो यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम इनको वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं? नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट वेक्टर अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे हैं तो उनका आप मैग्नीट्यूड सिंपल ऐड नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको क्या करना होगा, आप एक स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप फैक्टर मेथड से नहीं कर सकते हो, मतलब मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड तो ये हो सकता है कि
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक बॉडी जो है वो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हम किसी भी एक मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज कोई डी क्यू चार्ज था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस डी क्यू चार्ज की वजह से, डी क्यू एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट चार्ज है, तो स्मॉल पॉइंट चार्ज की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम बोल रहे हैं डीई। तो मान लेते हैं डी क्यू चार्ज की वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी क्यू को हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं इसलिए हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डी इक्वल में क्या आ गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी तरह के पॉइंट चार्जेस पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो अब हम क्या करें, अब हमारा काम ये है कि अब अगर हम इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का काम ये होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके एक बड़ी क्वांटिटी का समेशन में उस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर देना। ठीक है, इतना काम होता है। तो क्या अब हम ये काम कर सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये जो डी है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि अगर वेक्टर किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उसको आप एडिशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अदर डी क्यू हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। अगर सेम डायरेक्शन में आता तो आप ऐड कर सकते हो जैसा कि अब तक हम करते हुए हैं, पर यहाँ पर सभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डी का अगेन एक्स, हमने बोला पहले ही कि किसी भी क्वांटिटी को एक्स डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर को आप एक्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। यानी कि इसका एक डी ई एक्स कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको हम बोल देते हैं अभी के लिए कॉस थीटा। और एक वैल्यू होगी वाई डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये डी क्यू चार्ज है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डी ई ये था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी था तो ये यहाँ पर आपका डी ई एक्स हो गया और ये आपका डी ई वाई हो गया और ये आपका थीटा है। इतना है समझ में, इतना आगे समझ में? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास, अच्छा अब हम एक काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे डी क्यू चार्ज होंगे। मान लो एक डी क्यू चार्ज ये है, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काम करते हैं इसको दूसरे उससे दिखाते हैं कलर से तो आपको समझ आएगा थोड़ा अच्छे से। मान लो कि एक डी क्यू चार्ज कहीं यहाँ पर है डी क्यू। ठीक है, अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा डी ई। ठीक है, इसी पी पॉइंट पर। तो अब ये तो फिर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। अब इसको कैसे ऐड करें, अब हम क्या करेंगे, इस डी का भी अगेन कंपोनेंट ले लेंगे एक्स डायरेक्शन में और अगेन कंपोनेंट ले लेंगे वाई डायरेक्शन में। तो अगेन एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट डी कॉस थीटा डी वाई सिन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, तो सभी के सभी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और सभी के सभी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी कि जितने भी हमारे पास डी क्यू चार्ज होंगे उन सभी के भले ही वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है पर उनके कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में आ जाएंगे। और जब कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में आ जाते हैं तो फिर उनको आप ऐड कर सकते हो। फिर हम क्या कर देंगे, सिंपल इन पे इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन पुट करने से हमें एक ई एक्स मिल जाएगा और एक ई वाई मिल जाएगा। ठीक है, और हम फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इक्वल में अंडर रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल मेथड होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करने में और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की वजह से कैलकुलेट करने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बॉडी जो है एक जनरल बॉडी बनाई है। ठीक है, हमने कोई भी यहाँ पर एक सर्कल, कोई भी स्क्वायर, कोई भी रेक्टेंगल नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी आर्बिट्ररी शेप की है ना, ये बॉडी जो है इसका शेप क्या है, आर्बिट्ररी शेप है। यानी कि आपकी ये जो बॉडी है ये किसी भी शेप की हो सकती है, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, है ना, स्क्वायर हो, किसी भी तरह की कोई भी बॉडी हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पर आर्बिट्ररी शेप अज्यूम करी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। तो ठीक है, तो अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे उसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, इस टॉपिक का नाम है
different type of charge distribution, different type of continuous charge distribution लिखिए, है ना, डिस्क्रीट की तो बात हम कर नहीं रहे, तो ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं, मान लो कि हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो चार्ज है वो पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने जो चार्ज लिया है वो चार्ज पूरी की पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वॉल्यूम पूरी की पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट पूरे वॉल्यूम में है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब हो क्या, मान लो कि आपने कोई स्फेयर लिया, स्फेयर वॉल्यूम इंक्लूड करता है, हमें पता है कि एक स्फेयर है, बॉल है, तो उसके अंदर तो वॉल्यूम होता ही है। ये मान लो ये आपका स्फेयर है, ये इस तरह से, देखो इस तरह से ये आपका स्फेयर है पूरा। ठीक है, अब ये स्फेयर है गोल, मेरे पास कोई राउंड ऑब्जेक्टेड है नहीं है इस टाइम, वरना मैं आपको बताता। राउंड ऑब्जेक्ट है नहीं मेरे पास, कोई भी आप राउंड ऑब्जेक्ट बॉल अज्यूम करिए तो वो स्फेयर शेप की होती है। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर चार्ज दे देते हो तो उसको आप बोलोगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज जो है वो सरफेस पर ना होकर के वॉल्यूम में है, इसीलिए इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। यानी कि चार्ज जो है वो इसके अंदर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी हम बात क्या कर रहे थे कि हम स्मॉल चार्ज की वजह से, dq चार्ज की वजह से पहले डी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में करके फिर कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमने जस्ट 5 मिनट पहले स्टडी किया। तो यानी कि हमारे लिए एक स्मॉल यूनिट चार्ज मैटर करता है। ठीक है, कि डी क्यू एलिमेंट पर, अब मान लो कि हमने यहाँ पर ही एक कोई डी क्यू एलिमेंट लिया है, ये डी क्यू एलिमेंट। ठीक है, तो डी क्यू एलिमेंट पर, डी क्यू एलिमेंट है ना, यानी कि डी क्यू चार्ज है, स्मॉल यूनिट चार्ज है। ठीक है, और ये, ठीक है, ठीक है, इतना आता है हमें समझ में। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या है कि हम एक यूनिट चार्ज की वजह से फर्स्ट पहले यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक यूनिट चार्ज की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यानी कि यूनिट चार्ज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट चार्ज के लिए ही हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी क्यू अपॉन डी वी, यानी कि यानी कि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे आपका मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह चार्ज डेंसिटी होगा, बट ये वॉल्यूम में है इसलिए इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज जो है वो यूनिट वॉल्यूम में है ना, तो उसी को तो डी क्यू बोलेंगे। तो वही रो आ गया आपका, तो रो क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज योर रो। अच्छा, जब ये एक चीज बात याद ध्यान रखना, अगर हम प्रॉपर स्फेयर के केस की बात कर रहे हैं ना, मान लो हम स्फेयर के केस की बात कर रहे हैं और हम बोल देते हैं इस पर टोटल चार्ज क्यू है, और अगर हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वेट, ठीक है, ठीक है, ये था हमारे पास, तो यूनिफॉर्म है ना। तो अगर पर्टिकुलरली हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक बात याद ध्यान रखना कि चार्ज, है ना, जैसे मैं एक चीज बात बताता हूँ देखो आपको, जैसे कि हम मान लो कि आपके पास में, मान लो कि 5 है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लो कि ये 10 मीटर की बॉडी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो अगर आपके पास में, एक सेकंड में इसको सोचता हूँ एग्जांपल कैसे देना चाहिए आपके पास में। ठीक है, हाँ,
तो हम बात ये कर रहे थे कि मान लो कि ये रॉड है आपके पास और ये रॉड 5.5 से मिलकर के बनी हुई है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो 5.5 से मिलकर बनी हुई है। टोटल चार्ज इसके ऊपर 10 कूलम है और इसकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ 10 मीटर है। तो आप रो निकालो, तो रो क्या हो जाएगा बोलो? चार्ज अपॉन लेंथ। अभी हम यहाँ पर लेंथ पे बात कर रहे हैं ना, तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो उसको एक्चुअली में टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ को रो ना बोल के ना लैम्डा बोल देते हैं, लैम्डा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 10/10 हो जाएगी, यानी कि 1 कूलम पर मीटर आ गई। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अगर आप, ये तो आपने निकाला डेल्टा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। पर अगर आप लैम्डा निकालते हो डी क्यू अपॉन डी एल से, तो वो भी सेम आएगा अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 1 कूलम चार्ज एक यूनिट बॉडी में है, एक, तो दूसरी बॉडी में भी 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम है, तभी तो आप इसको बोलो कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि एक जगह 1 है, फिर जगह 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसा नहीं है। 1 1 1 1 है। तो आप डी क्यू देखो, एक स्मॉल एलिमेंट में, स्मॉल पॉइंट चार्ज में कितना है चार्ज? डी क्यू 1 कूलम। अच्छा, और डीएल इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? एक्चुअली में इसकी लेंथ 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। वेट वेट वेट, हमने कहीं पर गलती करी है इस एग्जांपल में। हाँ, तो बता सकते हो आपने कहाँ पे गलती करी है? टोटल चार्ज 10 है ना, तो टोटल चार्ज हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने पहले सही लिखा था, फिर गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये टू 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 आएगी, तभी तो लेंथ 2 to 2 के हिसाब से 10 मीटर होगी और टोटल चार्ज 10 कूलम होगा। ठीक है। तो एक यूनिट बॉडी पर 2 कूलम चार्ज हो गया, और लेंथ जो हो गई वो आपके पास कितनी हो गई? एक यूनिट की 2 मीटर हो गई। तो 2 मीटर, तो 2 कूलम अपॉन 2 मीटर कितना हो गया? 1 कूलम पर मीटर। तो समझाने का मतलब ये था कि इस एग्जांपल से कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लैम्डा लिखते हो, तो वो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और डी क्यू अपॉन डी एल, ये सेम रहता है। बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लैम्डा चार्ज पर यूनिट मतलब लेंथ के लिए भी, लेंथ 1 डी बॉडी, 2 डी बॉडी और 3 डी बॉडी तीनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है। ठीक है। तो अब हमारी बात चल रही थी कि हमने जो सबसे पहला पढ़ा वो हमने पढ़ लिया कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रो इक्वल में होता है डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है। ठीक है, इतना आता है हमें समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद इसके बाद अब हमने ये हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस, या इसको कई बार ना एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल देती है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि अगर चार्ज सरफेस पर होगा या एरिया पर होगा, तो उसको हम बोल देंगे सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो अब मान लो कि हमारे पास कोई शीट है, तो शीट है तो ऑलवेज वो 2 डी बॉडी होगी, एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसकी कुछ मोटाई तो होगी नहीं। तो वो क्या होगा? अब वो शीट की तरह कंसीडर होगा। और अगर चार्ज मान लो उसके सरफेस पर है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलोगे। मान लो कोई स्फीयर है, बट उसके पहले वाले में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था, यानी कि वॉल्यूम में चार्ज थे। अभी चार्ज जो है वो सिर्फ सरफेस पर है। तो चार्ज अगर आपके सरफेस पर होंगे, तो उसको आप फिर क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा। इसके लिए भी आप सिग्मा डिफाइन करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर आपको सिग्मा लेना, कहाँ पर आपको लैम्डा लेना, कहाँ पर आपको रो लेना है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, सेम फॉर्मूला होगा, डी क्यू अपॉन डी वी होगा। सॉरी, सॉरी, डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा। ठीक है, इसको डी क्यू अपॉन डी एस पे लिख देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है।
अब एक ये तो मैंने आपको पहले अभी बता दिया। अब इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज जो है सिर्फ लेंथ लेंथ पे है, अलॉन्ग द लेंथ है। तो आप लैम्डा लिखोगे तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे डी क्यू अपॉन डी एल, या बोलोगे आप, ठीक है, हाँ डी क्यू अपॉन डी एल बोलोगे। ठीक है, तो इसको बोलोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज जो है ना वो अलॉन्ग द लेंथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास कोई भी रॉड है, ठीक है, ये आपके पास रॉड है, ये रॉड बहुत पतली है, ठीक है, सिंगल रॉड है, सिंपल। तो आप इसको, इसकी विड्थ को कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ लेंथ को कंसीडर करोगे, तो इसका क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, ये आपके पास एक वायर है सिंपल, तो वायर पर जो चार्ज होगा उसके लिए आप क्या, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लेमडा होगी, यहाँ पर क्या होगी, लेमडा होगी। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो आपके पास फॉर्मूला है, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इलेक्ट्रिक डाइपोल को करेंगे। ठीक है, तो हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और दो न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, और इन्हीं न्यूमेरिकल को हम बाद में गॉस थ्योरम से करेंगे, तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरल मेथड से निकालो या गॉस थ्योरम जहाँ एप्लीकेबल हो रही है उससे निकालो, आंसर मैच करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि obtain the formula for the electric field। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगेन वही बात आ गई जो कि हमने बोला था कि इस न्यूमेरिकल को आप गॉस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आप इसको गॉस थ्योरम से नहीं सॉल्व करना होता है, गॉस थ्योरम से यही न्यूमेरिकल 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको जनरल मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि कई बार आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म दे सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी दे सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में आपका गॉस लॉ वैलिड नहीं होता क्योंकि फिर उसकी डिफरेंट कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस थ्योरम, हाँ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस थ्योरम वैलिड होता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं होता। ठीक है, वैलिड होता है। ठीक है, सो ठीक है, बट कई बार कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो उससे हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो वहां पर होता है फ्लक्स इक्वल में, गॉस थ्योरम ये कहता है फाई इक्वल में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल में क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर गॉस थ्योरम में अगर आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाते हो तो आप वहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बट अगर मान लो कि आप आपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाया, तो आप वहां पर फिर गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कई बार बोल दिया जाता है कि सिमेट्रिकल फिगर में इलेक्ट्रिक गॉस लॉ को लगाना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप इन दोनों के, है ना, मान लो कि आप इन दोनों के बीच का थीटा ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये के बीच का आप एंगल ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो आप इस इंटीग्रेशन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल दिया है तब भी आप, अगर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम एग्जांपल बाद में दे दूंगा मैं, बट जो मैंने स्टेटमेंट बोला था उसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है अभी। ठीक है, ठीक है, तो अभी बात करते हैं, हम वापस आते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, हमें दो न्यूमेरिकल करने हैं तो फास्टली हम मूव करते हैं। ठीक है, तो चार्ज दिया गया है, ध्यान रखिएगा, एक थिन वायर पे है, बहुत ही पतला वायर है ताकि आप उसको 1D में कन्वर्ट करो। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है।
अगर नहीं भी बोला जाता है तो आपको यूनिफॉर्म ही लेना है, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, लैम्डा वेरिएबल है, तो लैम्डा अगर वेरिएबल है इसका मतलब है कि लैम्डा आपको वेरिएबल है, तो आपको उसको वेरिएशन की फॉर्म दी जाएगी। ठीक है, मान लो आपको दे दिया गया कि लैम्डा इक्वल में लैम्डा नॉट एक्स, तो फिर आप इसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है। एक्स इक्वल में 1 मीटर पर लैम्डा कुछ और होगा, 2 मीटर पर लैम्डा कुछ और होगा, तो इसको फिर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो जब तक लैम्डा आपको बोला गया, अगर यूनिफॉर्म नहीं भी बोला गया तो आपको फिर उसको यूनिफॉर्म ही कंसीडर करना है। ठीक है, इतना आगे समझो। ठीक है, तो अब आपके पास में, अब हम एक यूनिफॉर्म थिन रॉड लेते हैं। देखो अब थिन रॉड है तो हम इसको थिन रॉड इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा इसलिए ले रहे हैं ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर बहुत ज्यादा स्लिम लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो आपको ये जस्ट आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, तो आपको दिखना चाहिए क्लियर। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका रॉड है एक्स डायरेक्शन में, इस रॉड को आप वाई डायरेक्शन में भी मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स डायरेक्शन में ही मानना है इसको। ठीक है, और आप इसके मिड पॉइंट पर ओरिजिन को ले लेते हो। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, तो अब आपका ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में, एक सेकंड रुकना। ओके, ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपका लेंथ डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अब आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन वायर और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, इस थिन वायर की वजह से किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट हम आपको बता देते हैं कि इसमें करना क्या है, कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास y, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस में आपको y ही मानना होगा ना, y इधर y एक्सिस है, तो इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मान लो कि हमने अब क्या बताया था आपको कि एक स्मॉल चार्ज dq लिया जाता है, तो ये स्मॉल चार्ज dq है, और इस स्मॉल चार्ज dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास में। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ। ठीक है, तो इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास dq इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, एक सेकंड ये थोड़ा ना, अब सही है। ठीक है, तो ये dq चार्ज की वजह से dq डी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि एक्सटेंडेड बॉडी में, है ना, जिस बॉडी की, जो बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होती उनकी वजह से किसी एक स्मॉल अमाउंट की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी लिखते हैं, तो डी क्यू की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसी तरह बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो उन सभी चार्जेस की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं, जैसे हम अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक डी ई चार्ज लेता हूँ, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ, तो ये कुछ इधर आएगा डी ई, अगेन सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी की वजह से और इस डी की वजह से लिखते हो तो क्या आएगा बोलो। अगर मान लो कि हम ये एंगल थीटा बोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो, ये हो जाएगा डी ई एक्स, और ऊपर हो जाएगा डी ई वाई। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट को डी एक्स और डी वाई में कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब इसकी वजह से भी एक डी एक्स आएगा, और इसकी वजह से एक ऊपर डी ई वाई भी आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो ये डी एक्स और ये डी एक्स तो कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, तो यानी कि ये जीरो हो जाएगा, जितने चार्जेस इस तरफ होंगे इस तरफ, उतने ही चार्जेस इस तरफ होंगे, तो डी एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ बचा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इस डायग्राम, ये तो थोड़ा गड़बड़ होगा डायग्राम, काफी ज्यादा वैसा होगा ना, इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं।
मिनट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया डी, और ये इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डी ई एक्स, और ये थीटा हो गया, तो ये हमारे पास हो गया डी ई वाई। तो आपको पता है कि नेट डी, ये हमने स्मॉल डी एक्स पे डी क्यू एलिमेंट माना है, ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस वाई है और ये थीटा है, ठीक है। हाँ, मैं समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो गया, तो हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, यानी कि इस पूरी रॉड की वजह से एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और वाई डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है। हमने वहां पर जनरल जो मेथड बताया था कि आपको डी क्यू की वजह से डी निकालना है, फिर उसके कंपोनेंट करने हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसके बाद इंटीग्रेट करना है एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को, फिर नेट निकालना है और नेट निकाल के अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर करना है, तो वहां से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। बट यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जीरो हो रहा है, तो अब हम क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब डी बताओ, डी क्यू चार्ज की वजह से, अब डी क्यू तो पॉइंट चार्ज है ना, एक स्मॉल यूनिट चार्ज हमने पॉइंट चार्ज माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो। ये हो जाएगी कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर हम इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं और ये डिस्टेंस हमारी है एक्स, ठीक है, और ये जो है वो वाई है, ठीक है। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये के, अभी अभी हमने बताया कि जो रॉड पर चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, और जो कि होता है डी क्यू अपॉन डी एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव, चार्ज रॉड जो है उसकी लेंथ जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्यू कितना आ जाएगा बोलो, लेमडा इंटू डी एक्स, तो इसको यहाँ पुट करते हैं, तो डी क्यू की वजह से हो जाएगा के लेमडा इंटू डी एक्स, और आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ, ठीक है। अच्छा, अब एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाले, अच्छा अब हम डी, डी आ गया तो अब डी एक्स लिखो, तो क्या होगा बोलो। डी एक्स जो है ध्यान रखो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इधर क्या है माइनस एक्स एक्सिस है ना, तो ये नेगेटिव आएगा, तो हो जाएगा माइनस डी ई कॉस थीटा, कॉस आएगा देखो, थीटा अभी हमने बताया थीटा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कॉस होता है, यानी कि वाई डायरेक्शन में कॉस आएगा तो ई डायरेक्शन में साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस डी ई साइन थीटा होगा। अच्छा, डी ई वाई हमें जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, वाई ऊपर की तरफ है ना पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। तो ये तो नेट डी ई वाई, नेट अगर हम निकालेंगे नेट और इन वाई डायरेक्शन, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, ये डी ई अगर हम निकालेंगे एफ नेट अगर एक्स डायरेक्शन में, तो वो तो जीरो हो गया, ठीक है। अब हमें वाई डायरेक्शन में सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, तो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सभी एलिमेंट रॉड के सभी स्मॉल डी क्यू एलिमेंट की वजह से एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब वाई डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रिक, सारे के सारे कंपोनेंट जो होंगे वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होंगे, एक्स डायरेक्शन में तो जीरो हो गया नेट कंपोनेंट, यानी कि वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को फिर आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ वाई कंपोनेंट की वजह से है ना, ठीक है। तो अभी आप एक काम करते हैं, अभी आप इसको, सॉरी, अभी आप सिर्फ इसको लिखो डी ई वाई, है ना, जब आप इंटीग्रेट करोगे डी ई वाई को, तो आपके पास क्या मिलेगा, ई वाई मिलेगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पुट करते हैं, ई वाई की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, कितनी आई हमारे पास, के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा, रॉड जो है, अब देखो यहाँ पर डी एक्स एलिमेंट वेरिएबल है, ठीक है, थीटा तो कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वाई के लिए थीटा कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पी जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताओ, रॉड जो है वो रॉड की लेंथ तो दी नहीं गई है, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक,
इनफाइनाइट रॉड है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है ना आपका, ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को क्या कर सकते हो, इवन फंक्शन में अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो अगर ये इसको आप लिमिट को क्या कर सकते हो, अब देखो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है ना, तो आप इसको जीरो से इन्फिनिटी करके इसको ट्वाइस लिख सकते हो, है ना। देखो, या मैं इसको आपको पूरा ही लिख के दिखा दे रहा हूँ, है ना। इसी इंटीग्रेशन को आप माइनस इन्फिनिटी से जीरो प्लस इन्फिनिटी प्लस जीरो से इन्फिनिटी लिख सकते हो, है ना। ये वाली वैल्यू सेम आएगी, तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। हम्म। अब इसको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम होगी ना, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो इसको आप ट्वाइस लिख सकते हो। तो ट्वाइस जीरो से इन्फिनिटी, फिर के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको अब आसानी से सॉल्व कर लोगे। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बस पुट कर दोगे, एक्स इक्वल में पुट कर दोगे। देखो ये आपकी पर्टिकुलर फॉर्म है, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। एक्स इक्वल में वाई टेन थीटा पुट करोगे, तो डी एक्स कितना आ जाएगा बोलो, वाई कांस्टेंट है, टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो डी थीटा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ई इक्वल में अगर के की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, वन अपॉन कितनी होती है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो टू ऊपर है तो कितना आ जाएगा, और लेमडा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, तो ये जाएगा लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखो, अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो ना, तो न्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिमिट आपको रखनी होती है। तो आपको अब आपका वेरिएबल पहले एक्स था, ठीक है, अब आपका वेरिएबल है डी थीटा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। लेमडा तो आपने बाहर ले लिया, के भी आपने बाहर ले लिया, इस टू का भी हो गया काम। तो आपके पास है डी एक्स, बताया डी एक्स को आपने लिख दिया वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और आपके पास एक और cos थीटा और रह गया, cos थीटा लिख लो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, डी थीटा आ गया ना, पहले डी एक्स था, अब डी थीटा वेरिएबल है। तो जब आपका डी थीटा वेरिएबल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट अब आपको थीटा के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। पहले आप एक्स के अकॉर्डिंग लगा रहे थे क्योंकि एक्स वेरिएबल था, अब थीटा वेरिएबल है तो थीटा के अकॉर्डिंग लिमिट लगाओगे। देखो न्यू लिमिट आप कैसे पता लगाओगे, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, आप निकालोगे टेन थीटा इक्वल में एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो पहले जब आप ये कर रहे थे dx, जब आपके पास dx था तो dx की स्मॉल लिमिट क्या थी, जीरो थी। तो यानी कि जब x आपका लोअर लिमिट, जब देखो, जब x की वैल्यू आप लोअर, जब x के लिए लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपकी थीटा की लोअर लिमिट ही मिलेगी। ठीक है, तो आप थीटा x के लिए लोअर लिमिट क्या है, जीरो, तो यहाँ x इक्वल में जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल में जीरो। तो थीटा, ध्यान रखना, जीरो पर ही जीरो हो सकता है, यानी कि टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो सकती है, यानी कि यहाँ पर थीटा की लोअर लिमिट कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, इतना है समझ में। अच्छा, अब आपको अपर लिमिट लगानी है, तो देखो यहाँ पर थीटा की अपर लिमिट है, जब आपका x था तो x की अपर लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी। तो अगर x इक्वल में इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल में इन्फिनिटी, और टेन इन्फिनिटी तभी होता है जब थीटा जो होता है वो पाई बाई टू होता है, यानी कि थीटा पाई बाई टू पर ही 90 वैल्यू दे सकता है, टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, यानी कि यहाँ पर थीटा की अपर लिमिट मिलेगी पाई बाई टू। जब आप एक्स की अपर लिमिट पुट कर रहे हो तभी आपको थीटा की अपर लिमिट मिल रही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको ये आ गई ई इक्वल में लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, अब वाई कॉस थीटा, कॉस को मैंने पहले लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो। ठीक है, अच्छा, लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। अब y पर्टिकुलर p पॉइंट पर निकाल लो ना, तो y तो आपका y और थीटा कांस्टेंट थे ना, तो y आपका कांस्टेंट आ जाएगा बाहर।
तो बचेगा कितना, 0 से पाई/2 कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई पर वाई। ठीक है, अब कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन वो होता है कॉस का प्लस साइन। ठीक है, प्लस ओरिजिन से पाई/2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कॉस, ध्यान रखना कॉस थीटा डी थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है और इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, ये पाई/2 था, तो साइन पाई/2 आ जाएगा और माइनस साइन 0 आ जाएगा। तो कभी मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ क्योंकि आप बेसिक से बता रहा हूँ मैं, फिर आगे नहीं बताऊंगा इतना सब बेसिक में। तो साइन 0 0 होगा, साइन 90 हो गया 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई वाई आया है ना, ये हाँ वाई आया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ठीक है, तो ये ई वाई आ गया हमारे पास। अच्छा, ई एक्स जो था वो तो 0 ही आ गया, ये नेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मैंने ई कितना बताया था बोलो। अगर दो वेक्टर है E1 और E2, EX और EY, और उनके बीच का cos 90 थीटा 90 हो जाता है, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले से निकालोगे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस आगे क्या आता है 2E1 cos थीटा, तो cos 90 की वजह से आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो E1 और E1 अगर मैं EY मान लेता हूँ मान लो, और ये x मान लेता हूँ, तो ई एक्स तो 0 ही हो गया, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, E1 स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये बच जाएगा EY। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ y की वजह से, और EY नेट कितना आपने कैलकुलेट करा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ये क्या किया मैंने, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। देखो ये गलती हुई है, ये y डिनोमिनेटर में था और मैं यहाँ न्यूमरेटर में लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर गलती हुई है ना, तो इसलिए हमें रिजल्ट याद रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कहाँ पे गलती हो रही है। तो ये y आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो ये फिर सब ये, ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, तो आपको ये रिजल्ट आ गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, तो ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये आपका ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब इसी न्यूमेरिक ऐसे ही आप कई किसी भी बॉडी का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, वो आप लोग करके आओगे, नहीं होगा तो इसको आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक जो है डिस्क दे रखी है, वो डिस्क है किसी भी प्लेन में, और उसकी, ध्यान रखना लैम्डा ही रहेगा इसमें भी, इसमें भी हम, रिंग है ना, तो रिंग की सरफेस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मानेंगे ना, तो उसके लिए हम लैम्डा ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो है डीएल लेंथ पर, इसकी रेडियस ए है। अब इसके एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि सेंटर से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है ना, ई नेट, किसी भी पी पॉइंट पर मान लो, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है k/x/x² प्लस a² की होल पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आती है, तो ये आपको कैलकुलेट करके लाना है, अगर नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस टू मोटिवेट अस and stay with us. Definitely, you will earn great knowledge. So, thank you so much for supporting. Thank you so much. मिलते हैं न्यू वीडियोस में। और इसके बाद अगर ये न्यूमेरिकल नहीं पाएगा तो उसको डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक वीडियो में कंसेप्ट कवर करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक वीडियो में हम कवर करेंगे, और उसके बाद गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होते हैं वो, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।